तो आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि जो हमारा आज इंडियन पॉलिटी दिखती है या जो 1935 का एक्ट था वो फॉर्मेशन उसका कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात आती है कि देखो हमें पता है कि 1600 में वेट अ मिनट लेट मी सेलेक्ट ईयर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ की महारानी ने चार्टर के जरिए भारत में व्यापार करने के लिए भेजा। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी 1600 में आती है, यहाँ पे कुछ साल तक व्यापार करती है, फिर देखती है यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ, उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करती है। फिर धीरे-धीरे करके जो हिस्ट्री में डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसा करके फिर 18 माय बैड फिर 1764 में जो लड़ाई हुई बक्सर की, उसके बाद 1765 में कंपनी को सारे राइट्स मिल गए, जिसमें से दीवानी और राजस्व दोनों थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने धीरे-धीरे इंडिया में रूल करना शुरू किया। तो कंपनी के हम एक्ट्स को या कंपनी के एक्ट्स को या ब्रिटिश रूल को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहला तो कि जो रूल है, 1 सेकंड, इस रूल को ब्रिटिश रूल को इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आता है कि 1773 से लेके 1853 तक। दूसरा है 1853 से लेके 1947 तक। तो ये हिस्सा जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे 1773 से लेके 1853 तक की। कि 1783, क्योंकि हमें पता है कि 1857 में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह हुआ या 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद सीधा जो रूल था कंपनी का वो सीधा क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो फिर वहाँ से वो चार्टर एक्ट्स नहीं आते हैं, वहाँ से फिर कंपनी सीधा रूल करती है, वायसराय की पोस्ट बनाते हैं, ऑन ऑल ऑफ दिस वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये 1773 से 1853 तक की जो है कंपनी का रूल था, इसमें क्या क्या हुआ और कौन कौन से एक्ट आए। इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है कि 1773, फिर इसकी टाइमलाइन आएगी 1793, फिर अगला आया 1700 सॉरी फिर आया 1813, फिर आया 1833, फिर आया 1853। तो ये 5 जो हमारे चार्टर एक्ट हैं वो कंपनी लाई। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कंपनी ये जो पाँचों चार्टर एक्ट थी इसकी टाइमिंग क्या थी, क्यों आए और इसमें कुछ चेंजेस किए गए तो वो क्यों किए गए, और इसके बीच में भी 1-2 पिट्स इंडिया एक्ट जैसे एक्ट भी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। देखो, क्या हुआ था कि जब हमारी, तो हमें पता है हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि 1765 में आके कंपनी जो थी उसको सारे राइट्स मिल गए, क्योंकि उन्होंने 1764 की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में उन्होंने अवध के नवाब को और जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे उनके दामाद को मिलके फोर्सेस को हराया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो कंट्रोल था वो पूरे अवध रीजन और बंगाल रीजन पे हो गया। तो जो कंपनी अब सिर्फ व्यापार कर रही थी उन्होंने पॉलिटिकली भी चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर दी। तो उसके कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 1764 से पहले ये सिर्फ 1764 से पहले ये सिर्फ कंपनी यहाँ पे इंडिया में क्या कर रही थी कि सिर्फ ये यहाँ पे कह रहे थे कि हम ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे मसालों की। लेकिन 1700 जब 64 में इन्होंने जीत लिया तो देखा कि इनके पास एक मेजर पोर्शन जो बंगाल का हिस्सा था वो तो इनके पास था ही, वो तो इन्होंने पहले ही जीत लिया था। लेकिन 64 की लड़ाई के बाद इन्होंने पाया कि इनको अवध का एक मेजर पोर्शन मिल चुका था और जो एक बड़ा गंगेटिक प्लेन्स था उस पे इनका कंट्रोल था। और उस टाइम पे इस कंट्रोल को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट भेजना शुरू किया। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है हमारा 1773 में। इसमें कुछ जो बातें मुख्य थी वो पहले तो ये थी कि जो
हमारा बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल। इसको बना दिया इन्होंने, इसको चेंज कर दिया, इसको बंगाल के गवर्नर को इसका नया नाम कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो इसको चेंज करने के बाद इन्होंने क्यों किया, क्योंकि अब इनका कंट्रोल सिर्फ बंगाल पे नहीं रह गया था, इन्होंने पूरे रीजन पे कंट्रोल कर लिया था, जिस वजह से इन्होंने सबसे पहले तो ये पोस्ट चेंज करी, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। यहाँ पे हमें याद करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसमें याद रखेंगे कि जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, इसके बाद इन्होंने दूसरा काम क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, वो कई बार क्या करते थे कि कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं पे किसी भी राजा के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे घूसखोरी, रिश्वत लेना, गिफ्ट लेना बहुत कॉमन था कि ये कर नहीं चुका है तो उसके बदले में टैक्स नहीं मिला, या किसी राजा से किसी ने टैक्स नहीं दिया तो वो क्या करते थे, इनको गिफ्ट देते थे और कई बार तो इनको ब्राइब भी करते थे। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और उन्होंने बोला कि इस पे बैन, यानी अब कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी, स्पेशली द किंग्स ऑफ द इंडियन लैंड, उनसे गिफ्ट या ब्राइब नहीं ले सकता। तो ब्राइब लेना इन्होंने बैन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या किया कि इन्होंने अपने यहाँ पे जो भी बाहर से आए थे तो उन्होंने देखा कि जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश सिस्टम है, ऐसा सिस्टम डेवलप करने का ट्राई किया। तो इन्होंने क्या किया कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट किस ईयर में, 1774 में। लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कि ये फिर क्या हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ हम आगे बात करेंगे कि जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट हुआ तो ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि उन्हें तो वो एक कंपनी थी, उन्हें इंडिया के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं करना था या इंडियन पीपल्स के लिए कुछ भी नहीं करना था, उन्हें सिर्फ मतलब था अपना टैक्स कलेक्ट करने से और उसको ब्रिटेन भेजने से, जिसको कि वो एक्सप्लॉइट करते थे। तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उनको कई बार गलत तरीके अपनाने पड़ते थे। समटाइम दे आल्सो हैव टू डू द रॉन्ग थिंग्स। जब वो गलत तरीके करते थे तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो कलकत्ता में इन्होंने स्थापित करी थी, इसमें कई सारे केसेस आने लगे, तो जिससे इनको काम करने में प्रॉब्लम होने लगी। तो इसी को सुधारने के लिए फिर ये तुरंत 1781 में क्या भेजते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। 1781 में अमेंडमेंट एक्ट भेजते हैं और फिर आगे भेजते हैं सन 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट लिया था, तो फिर उन्होंने फिर से 1786 में भी एक एक्ट भेजा जाता है, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स इन्होंने 1773 में क्रिएट करी थी, उनको कैसे अपने फ़ायदे के लिए इनको सही किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिर हुआ क्या जब ये 1773 का एक्ट आता है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोलकाता में इस्टेब्लिश किया। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट से मैंने जो प्रॉब्लम बताई वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद क्या किया कि इन्होंने जो गवर्नर जनरल था उसको काउंसिल के जो मतलब जैसे एक काउंसिल का भी इन्होंने बनाया था कि जो काउंसिल होगी, ये कोई भी पोस्ट में मतलब काउंसिल होगी तो जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नर जनरल और काउंसिल मिल के लेगी। तो कोई भी डिसीजन होना था उसमें गवर्नर जनरल काउंसिल मिलके उसका डिसीजन लेती थी। तो इस प्रॉब्लम से हो ये रहा था कि क्योंकि गवर्नर जनरल का काम इंडिया में कोई बेहतरी करना नहीं था, उनका सिंपल सा काम ये था कि हमें इंडिया से टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटेन भेजना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉलोनी तो थी इंडियन टेरिटरी के लिए एक। तो उसमें क्या हुआ कि काउंसिल कई बार डिसीजन जो थे वो फ्रीली नहीं ले पा रही थी, काउंसिल की वजह से जो गवर्नर जनरल था वो फ्रीली डिसीजन नहीं ले पा रहा था, कई बार लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट भी होते थे। तो जिसका प्रॉब्लम फेस करने के बाद इन्होंने क्या किया कि 1773 में तो सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल के डिसीजन होंगे वो काउंसिल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो काउंसिल का जब इस पर कंट्रोल नहीं होगा तो इसका काउंसिल का कंट्रोल ख़त्म कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि उसको फ्री हैंड मिल गया काम करने के लिए बेसिकली। इसके बाद
इन्होंने एक चीज़ और देखी कि जब इन्होंने 1774 में इन्होंने कोर्ट इस्टेब्लिश किया था, सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने पाया कि जो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक हिंदू, मुस्लिम्स, and even in Hindu there are lots of the Hindus also divided in caste like Brahmin, Kshatriya, वैश्य एंड शूद्र। सो क्या करते थे कि ये लोग जो भी डिसीजन ले रहे थे वो एक यूनिमस तरीके से, कि एक इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले तो ये थे, तो इन्होंने जो लॉ बना दिया वो सबके लिए था। तो इससे इनको क्या हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि बोला कि हम जो ये 1781 का, माय बैड, हाँ, ये जो 1781 का जो एक्ट लाए हैं, इसमें तो सबसे पहले बोला कि ये जो भी हिंदू के जो मामले होंगे, जो भी हिंदूज के मामले होंगे वो उनके पर्सनल लॉ से, और जो मुस्लिम्स के मैटर्स होंगे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से सुने जाएंगे। तो अब आप पूछ रहे हैं ना कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि तो जो हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो यूसीसी की बात हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 44 आर्टिकल नंबर, तो ये सारी चीज़ों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ये जब तक नहीं जानेंगे हम वो चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात हो गई 1781 की। फिर 1786 का एक्ट आता है, इसमें भी ये जो प्रॉब्लम हुई थी इनको, क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये जो भी 81 में चेंज किया ये टेम्परेरली थी। अब 86 में क्या किया कि कॉर्नवालिस बना हेड, लॉर्ड कॉर्नवालिस बना हेड। उसने क्या किया कि उसने बोला, उसने ये परमानेंट कर दिया कि जो कमांडर इन चीफ, बेसिकली कमांडर इन चीफ होगा, वो कोई भी डिसीजन होगा वो फॉलो नहीं करेगा। किसके नहीं फॉलो करेगा? काउंसिल के। जो भी काउंसिल थी, काउंसिल एक काइंड ऑफ, मतलब 3-4 लोगों की एक मेंबर्स की काउंसिल होती थी छोटी सी, तो वो क्या करती थी, सारे डिसीजन को फाइनलाइज करती थी। तो उनके डिसीजन के बाद उसने 2 चीज़ें रखी। पहली, कि जो भी काउंसिल के डिसीजन होंगे वो कमांडर इन चीफ नहीं मानेगा। कमांडर इन चीफ इज नॉट bound to follow the decision of council. ओके, एंड सेकेंड चीज़ ये भी कि उसको चाहिए था कि मुझे कमांडर इन चीफ बनना है। यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बस हमें याद रखने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये 1786 में मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, तो उसमें हमें ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रखना है। बाकी सेकंड ये था कि उसको चाहिए था कि उसको कमांडर इन चीफ की पोस्ट मिले, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है 1793 का चार्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 1793, इसके बाद 1813 का, ये 2 हमें बहुत ध्यान से याद रखने हैं। उसके बाद क्या किया गया कि जो 86 में कॉर्नवालिस को जो भी पावर दी गई थी कि काउंसिल के डिसीजन वो नहीं फॉलो करेगा, उसको सारे गवर्नर जनरल को फॉरवर्ड कर दी गई। ठीक, अंडरस्टूड। अब बात आई कि जो हमारी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, इसमें 2 ही पॉइंट याद रखने वाले हैं। पहला तो ये, दूसरा कि जो प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि क्या था कि तब ब्रिटिश जो इंडिया में ट्रेड रूट्स थे, पहला था बंगाल, दूसरा था बॉम्बे, और तीसरा था चेन्नई मद्रास आज का जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग पार्ट्स में कंट्रोल किया था। तो जो बंगाल में थे वो अलग कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ का गवर्नर अलग था। जो बॉम्बे में थे वो अलग कर रहे थे, और जो मद्रास में थे वो अलग कंट्रोल कर रहे थे। तो कि इसमें प्रोविज़न पहले ही बना दिया गया था कि ये सारे एक ही बंगाल के अंडर काम करेंगे, बट फिर भी इनके ऊपर एक्स्ट्रा कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 1793 में क्लियर कर दिया कि जो भी गवर्नर जनरल होगा, वो बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल होगा वो, सॉरी
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका कंट्रोल होगा बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी पे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी का कंट्रोल दे दिया गया। उसके बाद अब आता है हमारा 1813। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है हर बार इस टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट से हमेशा आता है। तो पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, 1600 में आए, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जीते। तो उससे क्या हुआ कि जो बाकी कंपनियां थीं यूरोप की, या जो भी यूरोप कहना गलत होगा, जो भी बाकी कंपनियां थीं इंग्लैंड की, उन्होंने देखा कि यार ये तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं, काफ़ी सारे पैसे बना रहे हैं, और हमें कोई राइट नहीं है यहाँ पे करने का व्यापार। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 13 के एक्ट में वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास किया कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी राइट्स हैं इंडिया में, इन इंडिया, इसकी मोनोपोली खत्म होगी। मोनोपोली ख़त्म कर दी कि मतलब ये सिर्फ नहीं ट्रेड करेंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि वो कहते थे कि भाई हमने जीता है तो हमारा राइट बनता है। तो उन्होंने चार्टर एक्ट पास करके सबसे पहले तो क्राउन ने इनकी मोनोपोली ख़त्म करी। मोनोपोली ख़त्म करने के बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया में ट्रेड करने के लिए ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जो चाइना में ट्रेड रूट्स थे चाय के, स्पेशली चाय के लिए जो भी ट्रेड का कंट्रोल था, उसको जारी कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जारी रहेगी। तो चाय, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि बाकी भी कंपनियां थी, देख रहे थे यहाँ से इतना पैसा छाप रहे हैं तो हमें भी चाहिए पैसा। फिर क्या किया, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि फिर सारी जगह से कर दिया, तो फिर भाई वो कंपनी भी, क्योंकि उसने अपनी मेहनत तो करी थी भाई आपस में हिंदू राजाओं को लड़ा के, हिंदू को मुस्लिम से इसका टाई अप करके, उसका टाई अप करके, तो भाई उनका भी कुछ तो बनता था। तो फिर कंपनी को क्या बोला, राइट दिया कि चाय के जो ट्रेड हैं, चाइना पे कंट्रोल है ट्रेड रूट्स पे, वो ईस्ट इंडिया की मोनोपोली में रहेगा। मतलब कि जो चाय का ट्रेड रूट्स था, जो भी चाय का ट्रेड था चाइना से, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी। इसके बाद क्या हुआ कि एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने देखा कि जो भी हम यहाँ काम कर, क्योंकि आप सीधा समझो कि ब्रिटेन जो था वो एक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली कंट्री है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ईसाई मिशनरीज को भेजना इंडिया में शुरू किया, ताकि, और कहते क्या थे कि हम भारत के लोगों को प्रबुद्ध बनाएंगे। प्रबुद्ध मतलब कि उनको कल्चरली डेवलप करेंगे, उनको चीज़ें नहीं आती हैं और वो ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कि बेसिकली उनका कहना था कि इनको कुछ आता नहीं है और हम इन्हें सिखाएंगे कि कैसे चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। उनको कौन समझाता कि हमारा कल्चर उनसे कितना ज़्यादा रिच था, बट हमारी कुछ मिस्टेक्स की वजह से ऐसा हुआ। तो हमें याद रखना है कि ईसाई मिशनरीज़ को इंडिया में भेजा गया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी लोकल गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करती है तो उस पर पनिशमेंट भी दी जाने लगी। कि कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे करती है तो उस पर क्या करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर टैक्स की नहीं पे करने की कंडीशन में उसको पनिश किया जाता था। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जैसे आप हिस्ट्री में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता था कि जैसे कोई लोकल गवर्नमेंट है, उसने टैक्स पे नहीं किया तो उसमें कई सारे लूप होल्स क्रिएट कर लिए थे और जानबूझ के भी टैक्स नहीं पे करते थे, तो कंपनी को लॉस हो रहा था। तो कंपनी ने इस लॉस से बचने के लिए क्या रूल पास कर दिया कि अगर लोकल गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करेगी तो हम उसको पनिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फिर पिट्स इंडिया एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, सो पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए हमारे लिए, वो ये पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखेंगे कि जो कंपनी के पॉलिटिकल और जो भी मतलब पॉलिटिकल वर्क थे उनको उनके जो ट्रेडिंग वर्क थे उनसे अलग कर दिया गया, कि क्योंकि अभी तक क्या हो रखा था कि कंपनी धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया कंट्रोल करती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिकल वर्क थे जो भी पॉलिटिकल वर्क थे उनको और उनको अलग अलग कर दिया, किससे? उनके ट्रेडिंग वर्क से, कि भैया आप ट्रेड ना करो, अगर आप पॉलिटिकल वर्क देख रहे हो तो आप ये देखो, अगर आप ट्रेडिंग का काम है आपका तो वो देखो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक इसमें और इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ है कि सॉरी, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंपनी का जो भी ट्रेडिंग वर्क था या जो भी इनका ट्रेड से रिलेटेड इनके थी वो सारे राइट्स इन्होंने कंपनी को दे दिए। तो जो भी ट्रेड से रिलेटेड राइट्स थे वो सारे कंपनी के पास चले गए, लेकिन इन्होंने जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सारे राइट्स एक अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी, और उस बॉडी को ये बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उस बॉडी के पास इन्होंने सारे पॉलिटिकल राइट्स दे दिए, क्योंकि इन्हें पता था कि कल को कंपनी अगर मोनोपोली करेगी तो यह हो सकता है कि कंपनी क्राउन की ही बात ना सुने या क्राउन से ही अलग चले। तो उन्होंने कहा बेटा तुम सिर्फ बेचो सामान, पैसे कमाओ, पॉलिटिकल राइट्स तो हम खुद ही रखेंगे। उसके बाद अब बात आती है हमारी 1833 के चार्टर एक्ट की। ठीक, अब हम जब 1833 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लो, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे हाईलाइट करके, कि इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट को चेंज करके बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक, तो ये याद रखना कि इन्हों जो क्योंकि 1833 तक आते आते इन्होंने मोस्ट ऑफ द इंडिया पे कहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कुछ ना कुछ करके सब दुनियादारी करके इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया और बहुत सारी टेरिटरीज पे कंट्रोल कर लिया था। तो अब तो सिर्फ बंगाल के तो थे नहीं, तो बंगाल पे राइट्स हो, तो इन्होंने क्या किया, इस पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है, और और इन्होंने क्या किया कि ये जिसे भी था उसमें सारी ऑल दी बेसिकली जो भी ऑल दी पावर्स थी, ऑल दी पावर्स कौन कौन सी, जो भी सैन्य शक्तियाँ थी, सैन्य यानी कि जो भी आर्मी का कंट्रोल था या जो भी सारी पावर्स थी आर्मी से रिलेटेड, या फिर जो भी सिविल पावर थी, सिविल से रिलेटेड या ट्रेडिंग जो भी थी, सारी इनके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में चली गई। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इन्होंने क्या किया, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी इनसे सारे राइट्स ले लिए, और सारे राइट्स किसको दे दिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू होता है, और ये एंड कब होगा हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब शुरू होता है तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्हें पता था कि अब इंडिया पे कंट्रोल हो गया है तो हमें ये लोग के हाथ में कोई भी पावर नहीं दे दी, पावर एक जगह होनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर इस चार्टर एक्ट की एक और इम्पॉर्टेंट है, बाकी सिविल सर्विसेज तो स्टार्ट बाद में होती हैं लेकिन 53 में आता है, लेकिन 33 में ही चार्टर एक्ट में एक 1833 के चार्टर एक्ट में इन 1833 चार्टर एक्ट, इसी चार्टर एक्ट में एक और प्रोविज़न करते हैं कि जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होंगे
इसके लिए खुली चयन प्रक्रिया होगी। मतलब पहले क्या था कि पहले सिर्फ ब्रिट्स दे सकते थे, फिर इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ओपन एग्ज़ाम होगा, कोई भी दे सकता है, अपीयर हो सकता है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक बोर्ड वगैरह बनाने की बात रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पे हो नहीं पाता है, उसके बाद होता है। फिर आती है कि फिर बात आती है 1853 के चार्टर एक्ट की। तो अब इस चार्टर एक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो मैकाले समिति बनाई। क्या बनाई? एक तो मैकाले समिति बनाई। मैकाले समिति का काम क्या था? 1854 में। ठीक है, इस समिति का काम था कि जो भारत में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, इसको कंडक्ट कराना और इसको इसको ओपन मतलब खुली चयन प्रक्रिया के तहत कंडक्ट कराना। इसके बाद फिर इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके जो परिषद थी, उसका जो विधायी काम थे, यानी लॉ बनाने की जो भी उसके सारे काम थे, विधायी काम, उसको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स यानी प्रशासनिक कार्य, तो उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उससे अलग कर दिया गया, यानी ये दोनों अलग कर दिए गए। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया पे कंट्रोल था, या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करे या फिर वो लॉ बनाए। तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था उसको अलग कर दिया गया, और जो लॉ बनाने का काम था उसको एक नई बॉडी बना दी गई, और वो बॉडी का काम था कि वो लॉ बनाएगी रूल करने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 6 नए पार्षद जोड़े। ठीक है, इन्होंने 6 नए पार्षद जोड़े, और जोड़ने के बाद इन्हें विधान पर पार्षद कहा गया। तो जो आज हमारी आप देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, उसका कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ से होती है। तो इसमें क्या किया गया कि एक विधान परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक इसमें और चीज़ है कि इसमें पहली बार 3 नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे कि पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। मतलब कि ये जो विधान परिषद इन्होंने बनाई थी, तो जो इसके मेंबर थे वो, उसमें से 4 का जो सिलेक्शन होता था वो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से। क्या लिख रहा है भाई? हाँ, तो बॉम्बे और आगरा से। ठीक, इनका सिलेक्शन यहाँ से होगा, और जो बचे 2 थे वो परिषद वो नॉमिनेट करके बेसिकली आएंगे। तो फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि 1857 में तो हमारा रिवॉल्ट हो जाता है। तो जब 1857 में हमारा रिवॉल्ट हो जाता है तो ये चार्टर एक्ट फिर नहीं आता। फिर क्या होता है कि 57 में रिवॉल्ट के बाद जो भारत सरकार अधिनियम है वो आने शुरू होते हैं, और हमारा जो ये कंपनी थी इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, सीधा एक क्राउन के हाथ में चला जाता है पूरा कॉलोनी। और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या लॉज बनते हैं या क्या होता है। तो यहाँ तक की क्लास समझ आई हो तो लाइक कर देना, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच।